अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब की सीडीएफ बतौर तैनाती जो हुई है उसके बाद अब दोनों तरफ अपने अपने तौर पर सोच रहे हैं कि आगे क्या होना है, कैसे बढ़ना है। अलीमा खान साहिबा ने ऐसे मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मीडिया टॉक जो उन्होंने की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बैक वक्त उन्होंने जो कल से थोड़ी मायूसी छाई हुई थी पीटीआई के कारकुनों में, और कुछ यानी परेशान भी हो रहे थे, तो उन्होंने ना सिर्फ ये कि उनको हौसला दिया है, बल्कि बड़े तरीके के साथ, बड़ी दिलेरी और हिम्मत के साथ आप कह सकते हैं कि दोबारा से ललकारने का भी मुजाहरा किया है। तो ये सारी कहानी आपके सामने रखते हैं उनकी मीडिया टॉक की। इसके अलावा दो तीन अहम खबरें हैं सहाफ़ियों से मुतालिक भी। ईमान मज़ारी साहिबा के केस से मुतालिक भी आपको अपडेट करते हैं, और उसके साथ साथ एक अहम खबर जो है वो उन लोगों के लिए है जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के फ़ैन हैं या उनके फॉलोअर हैं, तो उनके लिए भी एक अहम खबर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, सीडीएफ की तैनाती हो गई, जिसके बाद आज मुख्तलिफ अखबारात में उनको वेलकम किया गया है। कुछ लोगों ने इश्तहारात छपवाए हैं और उनको खूब ज़मीन और आसमान के क़लाबे मिलाकर उनकी तारीफ़ की गई है, तौसीफ़ की गई है। जबकि बहुत से जो अखबारात हैं उन्होंने हेडलाइंस, ख़बर वाली हेडलाइंस भी इस तरह लगाई हैं जैसे बहुत ज़्यादा उन्होंने इसको सपोर्ट किया मामले को। तो ये एक हमें एक ओवरऑल जो हुकूमती साइड है वहाँ से इस तरह का जेस्चर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हुकूमत के बहुत से जो वज़रा हैं वो खुश भी हैं, मुतमईन भी हैं, और समझ रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा हो गया है कि इससे पहले कि पीटीआई के साथ कोई नरमी दिखाई जाती, उन्होंने इस सारे मामले को सिक्योर कर लिया है, और कोई फड्डा अगर शुरू भी हुआ था तो उसको वहीं पे ख़त्म करके मामले को आगे बढ़ाया गया। जबकि मैं आपको ऑनेस्टली अपनी अगर एक ऑब्जर्वेशन के तहत बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पीपल्स पार्टी के और पीएमएलएन के कुछ पुराने सियासी लोग हैं जिन्होंने वाकई जदोजहद की है जमहूरियत के लिए, या कभी थोड़ी बहुत भी सही कोई कुर्बानी दी हो, तो इन लोगों ने बहरहाल महसूस किया है कि जो कुछ भी हो रहा है और जिस भी वजह से हो रहा है उसका वक्ती फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन जिस तरह से इस मुल्क में जमहूरियत के लिए जड़ें काटी गई हैं, और जिस तरह से इस मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है इन तरामीम के तरीके से, तो ये तमाम चीज़ें उनको एहसास है कि ये मामला किस तरफ चला गया। ये स्पेस जो आपने सियासी लोगों के लिए बड़ी मुश्किल से बड़े मार्शल लॉ के बाद हासिल की थी, वो स्पेस आप अपने हाथ से खुद गैर सियासी क़ुव्वतों को देते चले जा रहे हैं, उन्हें मज़ीद पावरफुल करके। तो ये जाके अब सिलसिला रुकना कहाँ है, उनको भी ये तशवीश लाहक हो रही है, और इसलिए बहुत से लोग इस मौजू पे ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे, और अगर करते भी हैं तो कुछ ज़ाती महफ़िलों में ज़रूर इस बात के ऊपर इजहार करते हैं कि ये जो मामलात हैं बहरहाल जमहूरियत के लिए किसी तरह भी नेक शगुन नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है पार्टी पॉलिसीज़ हैं तो वो खुलकर मीडिया पर इन चीज़ों का इजहार नहीं भी करते। और दूसरी ये भी बात है कि अभी वो इसके ख़िलाफ़ जाएं भी तो क्या जाएं, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है सबको पता है कि जो भी इस पूरे मामले पर चैलेंज करता है निज़ाम को, उसकी तनकीद करता है, तो उसके ऊपर फिर मुश्किलात के अंबार टूट पड़ते हैं, और फिर उसके लिए जिस तरह से ज़मीन तंग कर दी जाती है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। सबसे बड़ी मिसाल तो ख़ुद इमरान खान साहब हैं, जो इस वक्त मज़ाहमत की सबसे बड़ी अलामत हैं, और इस वक्त जेल में नाहक कैद हैं पिछले 2.5 साल से। और ना सिर्फ ये कि कैद हैं बल्कि शदीद सख्ती का सामना भी कर रहे हैं, और इस वक्त उनकी मुलाकातें भी बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। मुलाकातें तो खैर पहले ही बंद हैं, 1 महीने में सिर्फ एक ही मुलाकात हो पाई उनकी, और अब उसको मज़ीद भी धमकियों के साथ टाइटन करने का इंदिया दे दिया है तारड़ साहब ने कि जनाब कोई भी उनकी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि उस मुलाकात के बाद सियासी गुफ्तगू होती है, सियासी ट्वीट होती है वगैरह वगैरह। तो अब उन्होंने कहा जी हम इवन बहनों को भी नहीं मिलने देंगे अगर उन्होंने यही करना है। तो ये उन्होंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा धमकी आमेज़ गुफ्तगू की। अच्छा, उसके साथ अब जवाब जो था वो ज़ाहिराना था, अगरचे पीटीआई की सफ़ों में थोड़ी सरासीमगी थी। मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ लोग एक दूसरे को कुछ तसल्लियाँ दे रहे थे कि आखिरकार सब ठीक हो जाएगा, रात कितनी भी तवील हो सुबह हो के रहती है, जब ज़्यादा गहरी रात हो जाए तो बस वही एक इब्तिदा होती है नई सुबह की,
اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مایوسی کفر ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہر فرعون کے لیے موسیٰ بھی ضرور آتا ہے. تو بس اس طرح کی باتیں کر کے کچھ ایک دوسرے کو ہمت دے رہے ہیں کہ بظاہر جو ایک کام ہوا ہے اس سے تو انہیں لگ رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے، جو یہ دور ہے، یہ طویل ہوا ہے، اور اس میں جو اگر کوئی یہ کبھی سوچ رکھتا تھا کہ شاید کچھ لوگ تبدیل ہو جائیں گے تو معاملات بھی تبدیل ہو جائیں، تو وہ تبدیلی تو نہیں ہوئی. لوگ جس طرح جو جن عہدوں پر موجود تھے ان کو اسی طرح سے کنٹینیو کرایا گیا ہے. تو اس لحاظ سے تبدیلی جو ہے وہ فی الحال تو نظر نہیں آ رہی کہ حالات بدلیں گے. تو اس لحاظ سے ظاہر ہے ان کو تھوڑی مایوسی تو ہوئی اور کچھ پریشانی بھی بڑی، لیکن بہرحال ایک ملا جلا سا رد عمل جو تھا وہ آ رہا تھا. اب علیمہ خان صاحبہ نے آج ایک اپنی جو کیسز ہیں اس سلسلے میں جب وہ پیش ہوئیں تو اس موقع کے اوپر انہوں نے جو گفتگو کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ ایک ریاکشن تھا جو ان کی طرف سے آیا، اور یہ ایک ایسا ریاکشن تھا جو کہ ایک بہت ہی حوصلہ مند، باہمت اور دلیر خاتون کی طرف سے آیا. جو میں پہلے بھی کہتی ہوں جب بات کرتی ہیں تو ان کے اندر ایسا لگتا ہے کہ عمران خان بول رہا ہے، چہرہ بھی مشابہت رکھتا ہے اور ان کی جو گفتگو کا انداز ہے اس میں بھی عمران خان صاحب کی جھلک نظر آتی ہے. تو علیمہ خان صاحبہ کے ایسے موقع پر یوں گفتگو کر کے کارکنان کو حوصلہ دینا یہ بہت بڑی بات تھی. یہ کام کسی پی ٹی آئی لیڈر کی طرف سے ہونا چاہیے کہ آپ اپنے کارکنان کے حوصلے کو بڑھا کر رکھتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ آگے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے. لیکن عمران خان کی بہن جو چٹان کی طرح ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور باقی بہنیں بھی، تو وہ اس موقع پر سامنے آئی ہیں اور وہ آ کے ان کے ایون کارکنان کو بھی حوصلہ دے رہی ہیں، میڈیا کو بھی حوصلہ دے رہی ہیں اور باقاعدہ دشمن کو آج بھی للکارتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو علیمہ خان صاحبہ کی یہ میڈیا ٹاک کو میں تو بہت زیادہ اس لحاظ سے امپورٹنس دے رہی ہوں کہ یہ موقع بڑا امپورٹنٹ تھا. میں اکثر دیکھا کرتی تھی کہ جب بھی پچھلے 3 سال سے جدوجہد کے دوران جب بھی ان کارکنوں کی کوئی ہمت ٹوٹتی ہے، کوئی مایوسی پھیلتی ہے، تو عمران خان صاحب جب بھی ان سے کوئی خطاب کرتے تھے تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے دوبارہ سے، کیونکہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں ہمت نہیں آ رہا تو آپ کیسے، اور وہ ایک دم جذبہ بھر جاتا تھا کارکنوں کے اندر کہ بس آگے اب کچھ نظر آنے ہی نہیں دینا اس کے علاوہ. انہوں نے جو عمران خان نے کہہ دیا وہی وہ دیکھنے لگتے تھے. اب عمران خان صاحب سامنے نہیں ہیں تو ان کی پرانی جو تقاریر ہیں ان کے کلپس وغیرہ بھی دیکھتے ہیں، چلاتے ہیں، پی ٹی آئی آفیشل والے بھی بڑا اس کو انہینس کر رہے ہوتے ہیں ایسے موقع پر. لیکن علیمہ خان صاحبہ نے جس طرح سے آج آ کے بات کی ہے تو انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا تارڑ کی دھمکیوں کے جواب میں کہ بھائی آپ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے کہ ہم بند کر دیں گے، وہ بند کر دیں گے؟ بھائی کس قانون کے تحت بند کر دیں گے آپ؟ اور آپ کیا وہاں بیٹھ کے دھمکیاں لگا رہے ہیں؟ ہم تو منگل کو آئیں گے، ہم آئیں گے اور آ کے دھرنا بھی دیں گے، ملاقات بھی کریں گے. تو اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو آئیں نا، آ کے ہمارا وہاں پہ سامنا کریں، ہمیں آ کے بتائیں کہ ہم روک رہے ہیں اور کیوں روک رہے ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے؟ ہم نے اگر عطا تارڑ جیسے لوگوں کی دھمکیوں سے ڈرنا ہے، ایسے بزدلوں کی دھمکیوں سے ڈرنا ہے، تو پھر ہم نے جینا کیا ہے؟ پھر ہم نے کس کے سامنے جینا ہے؟ تو انہوں نے بڑی زبردست اس کو جو ہے رسپونڈ کیا کہ بالکل اس میں کوئی گھبرانے اور خوفزدہ ہونے کی بات نہیں ہے، اور کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ ایسی بات سے ہم کوئی جانا چھوڑ دیں گے تو یہ اس کی بھول ہے. ہم جائیں گے بھی اور ہم وہاں بیٹھیں گے بھی اگر ہماری ملاقات نہ ہوئی، اور پھر ہم دیکھ لیں گے آپ کیا کرتے ہیں اور آپ زیادہ سے زیادہ کر کیا سکتے ہیں. اب جو کچھ آپ کر چکے ہیں اس سے زیادہ مزید آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے خواتین کو گھسیٹ لیا ہے سڑکوں کے اوپر، نہ آپ نے بزرگ خواتین کا لحاظ کیا ہے، نہ آپ نے بچوں کا لحاظ کیا ہے، اور آپ نے گرفتاریاں کی ہیں، مقدمات بنائے ہیں، دہشت گردی کے مقدمات بنائے ہیں، سب کچھ تو آپ کر رہے ہیں آلریڈی. تو ابھی اور مزید کیا کر لیں گے؟ اٹھا کے ہمیں گرفتار کر لیں گے، جیل میں ڈال لیں گے تو ڈال لیں، اس کے لیے تو پہلے سے ہی ہم تیار ہیں. تو علیمہ خان صاحبہ نے اس کو بڑا چٹکیوں میں اڑا دیا ان کی ساری دھمکیوں کو. اس کے ساتھ پھر علیمہ خان صاحبہ سے پوچھا گیا کہ جی عاصم منیر پہ جو تنقید ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ سیاسی گفتگو کرتے ہیں اس لیے ہم آپ کو نہیں ملنے دیں گے. تو اس پہ علیمہ خان صاحبہ نے بڑا سمارٹ پلے کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ اگر کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے بتایا ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ عاصم منیر کے کہنے پر ہو رہا ہے، اور اگر مزید بھی ان کو یا ان کی فیملی کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار عاصم منیر ہوں گے، تو یہ سیاسی بات کیسے ہے؟ تو سارے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگ گئے کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں. انہوں نے کہا دیکھیں عاصم منیر تو ایک غیر سیاسی شخص ہے، تو اگر ہم کسی غیر سیاسی شخص کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان ان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں تو یہ بات سیاسی کیسے ہو گئی؟ ہاں سیاسی تو تب، سیاست کی بات تو تب ہوتی کہ عمران خان کوئی سیاستدان کے بارے میں بات کرے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ علیمہ خان صاحبہ نے کس طرح لاجواب کیا یہاں پہ میڈیا کو. اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ گورنر راج کی بھی دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں. تو انہوں نے کہا عمران خان نے تو اس کا جواب جیل کے اندر سے دے دیا ہے
कि गवर्नर राज लगाने का अगर इन्हें शौक आ रहा है तो लगा के देख लें, क्या ये इंतशार फैलाना चाहते हैं जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो इस पे भी उन्होंने उनको वापस पलट कर ज़ोरदार जवाब दिया। और फिर उन्होंने कारकुनों को भी, बाकी मीडिया के लोग, सबको ये हिम्मत करने का कहा कि ये आप मत समझें कि ये किसी एक शख्स की जंग है या उसकी लड़ाई है, ये आप सबकी जंग है, या आप सबकी लड़ाई है, ये आपकी अपनी बका के लिए, कि जब इस मुल्क में आइन और कानून नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे यहाँ पे सरवाइव करेंगे। हम लोग तो बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारी फैमिली भी बर्दाश्त कर रही है, लेकिन आम लोग जिस तरह से इस मुल्क में पिस रहे हैं तो आप लोग कब तक ये सब बर्दाश्त करेंगे। तो ये तो आपके खड़े होने का मौका है कि आपने अपने तौर पर अपने हुकूक के लिए खड़े होना है। तो अलीमा खान साहिबा ने यहाँ पर यूं भी बात की। इसके साथ फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो तमाम तर मामलात हैं उसके ऊपर ये कोई अगर समझ रहा है कि कोई हम खौफजदा हो जाएंगे, हम बात भी करते रहेंगे। इंडिया वाले मामले पे भी उन्होंने कहा कि जी आप बार बार पूछते हैं कि जी मेरी बहन ने जो इंटरव्यू दे दिया, तो कहती हैं कि जिनके ताल्लुकात हैं, भाई अगर इंडिया इतना बुरा हो गया है तो क्या भाई ये कह रहे हैं ना कि जी जंग की बात तो जी हमारे बड़े दुश्मनाना ताल्लुकात हैं उनसे, तो आपने कैसे उन्हें दे दिया। तो भाई क्या वहाँ से शरीफ फैमिली ने अपना बिजनेस समेट लिया है, क्या नरेंद्र मोदी से उनके ताल्लुकात ख़त्म हो गए हैं, तो वो तो अपने मामलात को ख़त्म नहीं करते। और आप हमें कह रहे हैं कि जी हम हुकूमतों के दरमियान लड़ाई हुआ करती है, अवाम के दरमियान या बाकी लोगों के दरमियान तो नहीं हुआ करती। तो अलीमा खान साहिबा जो हैं वो इसके ऊपर उल्टा रिस्पॉन्ड करती हैं रिपोर्टर्स को, जब वो इस पे उनसे कोई लूज़ क्वेश्चन या कोई लूज़ रिमार्क्स की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो बहरहाल जी ये सारी गुफ्तगू आज अलीमा खान साहिबा की काफ़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन अदालतों में आज बड़े अहम मामलात हुए हैं जिनको मैं जल्दी जल्दी आपको ब्रीफ कर देती हूँ। ईमान मज़ारी साहिबा और हादी चट्ठा साहब जो हैं, इनके केस, जो मुतनाज़ ट्वीट्स का केस है, उसको बिल्कुल वाइंड अप करने का और आज सज़ा सुनाए जाने का इम्कान था। इसीलिए जब आज ईमान मज़ारी साहिबा अदालत पहुंची तो अंदर जाने से पहले उन्होंने एक ट्वीट भी किया लंबा चौड़ा, जिसमें उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बातें की। और उन्होंने कहा कि आज हमें एक यानी बेसरोपा किस्म के केस के इल्ज़ाम में जो है वो सज़ा सुना दी जाएगी और हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम कोई घबराए हुए नहीं, हम डट के खड़े हैं और हमें पता है हमने कुछ किया ही नहीं है। अब बस ये तय है कि जी इन्हें सज़ा सुनानी है तो सज़ा सुना दी जाएगी। हालांकि जिस तरह से ये केस चलाया गया है, ये खुद बड़ा मज़ाक़ खेज़ तरीका है कि जिस तरीके से ये केस चला है। तो साथ में उन्होंने जो मैसेज दिया, उन्होंने ये मैसेज दिया कि फिर उन्होंने भी ये बात की कि हमें खड़े होना है अपने हक़ के लिए और हम मज़ामत करेंगे, जितनी हमारी कैपेसिटी है हमने की है, हम आगे भी खड़ेंगे, हम जेल में भी जाएंगे, जो भी ये करना है कर लें, लेकिन ये सब की जिम्मेदारी है कि सब ने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है, जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है, आइन और कानून के हक़ में आवाज़ उठानी है। क्योंकि इस मुल्क में आइन नहीं रहा, कानून नहीं रहा, अदालत नहीं रही, तो आप सोचें कि आप कहाँ हैं इस वक्त, क्या आपका फ्यूचर है। तो ये ईमान मज़ारी साहिबा की ट्वीट थी। उसके साथ साथ आज वो लोग तैयार थे ज़हनी तौर पर कि उन्हें सज़ा सुना दी जाएगी, लेकिन मज़ीद कुछ 1 दिन का 2 दिन का वक्त मिल गया और मंडे तक मुलतवी हुई है इसकी समाअत। और अब यही आखिरी इम्कान है कि मंडे को इनको सज़ा सुना दी जाएगी और जेल भेज दिया जाएगा। और ये सिर्फ एक वो आवाज़ नहीं है। ईमान मज़ारी साहिबा तो खैर ज़बरदस्त एक वकील भी हैं और सबसे जो बढ़कर बात है कि मज़लूमों की जिस तरीके से वो आवाज़ बनती हैं, हक़ और सच की आवाज़ उठाती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ईमान मज़ारी साहिबा ना सिर्फ ये कि बलोच लोग, स्टूडेंट्स और उनकी मिसिंग पर्सनस, उनके केसेस लेती हैं, जो कि नॉर्मली सबको पता है कि अगर इस तरह के केसेस लड़े जाएं तो बहुत सी तकालीफ जो हैं वो इवन वकला को भी उठानी पड़ती हैं। बहुत ताकतवर लोगों से आपका सामना होता है, लेकिन ईमान मज़ारी साहिबा बिल्कुल घबराती नहीं है, डरती नहीं है और बड़े वो ना सिर्फ ये कि ये केसेस लड़ती हैं बल्कि गरीब लोगों के फ्री ऑफ कॉस्ट केसेस लड़ती हैं। मुझे कल किसी ने ये भी बताया ट्वीट में कि ईमान मज़ारी साहिबा जो हैं वो किसी बच्चे का केस लड़ रही थी जिसकी साथ ज़्यादती हुई थी और वो उसके जो वालिद थे वो वकील की फ़ीस नहीं दे सकते। तो ईमान मज़ारी साहिबा उसका भी केस फ्री में लड़ रही थी। तो कितने ही मज़लूम लोगों की वो आवाज़ हैं, कितने ही दुखी लोगों का एक हौसला है वो, और कितने ही बेसहारा लोगों की एक सहारा बनकर वो वकालत करती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हमें तमाम लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए भरपूर अंदाज से। और ऐसे लोग काबिल कदर होते हैं, ऐसे लोगों की वजह से सोसाइटी में आपको ज़िंदा रहने का, ज़िंदगी का एहसास होता है कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो दर्द दिल रखते हैं, जो लोगों के लिए खड़े होते हैं, अपने आप से बालातर होकर सोचते हैं कि इससे हमें क्या नुकसान हो रहा है। वो समझते हैं कि हक़ और सच पे खड़े होना है। तो ये लोग जो होते हैं वो काबिल तारीफ़ भी होते हैं और इनकी कदर की जानी चाहिए। और अगर इन पे मुश्किल वक्त आए तो इनकी आवाज़ को हमें तवाना करना चाहिए, ताकि कम से कम ये आवाज़ें चाहे जितनी भी हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं,
इनको हम जारी रखें, इनको ज़िंदा रखें। ऐसी ही कुछ और आवाज़ें भी हैं जिनके साथ हो रहा है कि यही कुछ सलूक। सोहराब बरकत साहब भी उनमें से एक हैं, एक बहुत ही ज़बरदस्त कश्मीरी सहाफ़ी। तो उनको भी पहले एक मुकदमे में, फिर दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया। अब दूसरे मुकदमे में भी उनके जो लॉयर हैं उनको जुडिशल कराने में कामयाब हो गए हैं। अब उनकी ज़मानत जो है वो दायर की जाएगी। तो ये भी जो मामला है इसी तरह का है कि बिल्कुल बोगस, बेसरोपा, किसी केस का कोई ताल्लुक ही नहीं है उस केस में उन्हें पकड़ा हुआ है। और इनके साथ मामला ये भी है कि चूंकि ये कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी आज एक प्रेस टॉक में ये कहा है कि अगर सोहराब बरकत के साथ ये विक्टिमाइजेशन ख़त्म ना हुई तो हम फिर दोबारा सड़कों पर आएंगे। और जॉइंट एक्शन कमेटी का सड़कों पर आना आपको पता है, जब वो पहले भी आए थे तो पूरी हुकूमत को जाना पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। और अब जो है ये सोहराब बरकत साहब के लिए भी उन्होंने इंदिया दे दिया कि इस तरह की जालमाना कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ बंद की जाएं। और वो जो हैं इसके ऊपर बिल्कुल कंडेम भी कर रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं। इसी तरह दो और सहाफ़ी, एक राय गुलाम अली और दूसरे आगा सरवर, ये दोनों सहाफ़ी जिन्हें ज़िमनी इलेक्शन वाले दिन पहले तो लापता किया गया और फिर 2-4 दिनों के बाद उनकी गिरफ्तारी डाली गई। तो इनके साथ भी यही कुछ मामला है। ये भी वो लोग हैं जो कवरेज के लिए वहाँ पे गए हुए थे और मुख्तलिफ जो सूरत हाल थी पोलिंग स्टेशंस की वो दिखा रहे थे। लेकिन वहाँ से मामला होता होता पता नहीं इन्हें कौन से 9 मई के मुकदमात और कौन कौन से दहशतगर्दी के मुकदमात में डाल दिया इनके नाम बिला वजह के, और इनको भी जेलों में रखा जाने की सिर्फ एक वही जिसको कहते हैं तरद्दुद करने के लिए ये मुकदमात बनाए गए हैं। तो इनके साथ भी मुसलसल ये हो रहा है। अब पहले भी इनको बिला वजह इतना लंबा अरसा जेल में रखा है और अब इनको मजीद आज जब पेश किया गया तो 10 दिन का मजीद इनका रिमांड दे दिया गया है। तो अदालतें तो बिल्कुल पपेट्स की तरह यहाँ पर काम कर रही हैं, कैंगरू कोर्ट्स हैं, जो कहा जाता है उसी तरह रिमांड पे रिमांड दिए जा रही हैं। ना जेलों में उनके साथ जो सलूक है उसको देख रही हैं और ना ही मुकदमात की सेहत को देखा जा रहा है कि ये काबिल भी हैं मुकदमात इसके कि इसके ऊपर कार्रवाइयाँ चलें इस तरीके से। लेकिन जैसे शुरू में ही मैंने कहा कि जब आइन और कानून अदालत बाकी नहीं रहती तो फिर ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये मेरे साथ भी हो सकता है, ये आपके साथ भी हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। और उन लोगों के साथ तो ज़्यादा हो सकता है, वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं जो खुल के बात कर रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं दूसरों के लिए भी और मुल्क में आइन और कानून के लिए भी। तो ये आगा सरवर साहब और इन लोगों के लिए भी इसी तरह आवाज़ उठनी चाहिए। ये लोग भी इसी तरह से जो हैं निशाने पर हैं। अच्छा, मुझे पर्सनली ये भी लगता है कि जो ऐसे यूट्यूबर्स, डिजिटल मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ी और बहुत से ऐसे लोग जो बहुत नज़रियाती तौर पर भी पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, उनको तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा एक अपना मेरा ख़्याल है कि इंतज़ाम रखना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये वो लोग हैं, आप जैसे ये हसनैन हैं नया पाकिस्तान वाले, या आगा सरवर हैं, या ये अज़ीम लगारी हैं, या इस तरह की जो ज़ईम लगारी हैं, ये जो तमाम लोग हैं, ये अक्सर आपको नज़र आता है कि जो पीटीआई की प्रोटेस्ट होते हैं, अडयाला जेल के बाहर होते हैं, कोई इनके जलसे होते हैं, इस तरह की चीज़ों पे ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव और बड़ी मैसिव कवरेज करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो इनके ऊपर ख़ास तौर पर निशाना रहेगा कि अगले आने वाले दिनों में अगर पीटीआई कोई भी एहतजाज की कॉल देती है, कोई मुजाहरों का ऐलान करती है, तो इन लोगों को ख़ास तौर पर टारगेट किया जा सकता है कि इनकी जो कवरेज है, हर चीज़ को ये फैलाते हैं, हर तरह की फुटेजेस आती हैं, बहुत सारे प्रोपेगेंडा जो पहले और रियासती सतह पर तैयार किए जाते हैं उनको नाकाम बनाने में ये लोग अपना किरदार अदा करते हैं। तो ये लोग ख़ास तौर पर हर वक्त ऑन ग्राउंड जो होते हैं वो मौजूद होते हैं हर इवेंट के ऊपर। ये बहुत बड़ी बात है, ये इतनी आसान बात नहीं है। हम लोग तो अपने मोबाइल्स पे देख रहे होते हैं ना कि ये फुटेज आ गई, वो फुटेज आ गई, यूँ हो गया, यूँ हो गया, लेकिन ये ज़ाहिर है वहाँ पे जो मौजूद होते हैं लोग, ये बड़ा वहाँ पे मेहनत के साथ ये तमाम काम जो है वो कवरेज का कर रहे होते हैं। तो ये लोग भी ख़ास तौर पर इस वक्त निशाने पर हैं। शहजाद अकबर साहब जो हैं उनको भी इश्तहारी करार देने की जो कार्रवाई है उसका आगाज़ हो गया है और उसमें भी बेसिकली यही वजह है कि शहजाद अकबर साहब से भी वही गिला है कि जो भी आवाज़ इस वक्त ऐसी उठती है जो इस हुकूमत को चैलेंज करती है, इस निज़ाम के ऊपर सवाल उठाती है, हर उस आवाज़ को दबाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे जो हैं वो आजमाए जा रहे हैं। अब बहुत से जो नाम है वो तो मैं पहले ही इस व्लॉग में आपके सामने लेके बता चुकी हूँ कि किसके साथ क्या हो रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुल्क जो है वो इस वक्त किस तरफ ले जाया जा रहा है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।